Bismillahirrahmanirrahim. We are going to start off our discussion with the subsection of Golgi apparatus. आज हम Golgi apparatus को in detail discuss करेंगे. So first of all, their introduction. Introduction के हवाले से they are finishing and packing house of the cell. सेल की secretions को पैक करने का काम जो है बेसिकली उनको फिनिश करने का जो काम है वो गोल्जी अपरेटस करते हैं, इसलिए हम इन्हें फिनिशिंग एंड पैकिंग हाउस ऑफ द सेल कहते हैं. और ये लोकेटेड कहाँ पे हैं? दे आर लोकेटेड इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द यूकैरियोटिक सेल्स ओनली. सिर्फ यूकैरियोटिक सेल्स के साइटोप्लाज्म में ये आपको मिलेंगे गोल्जी अपरेटस, क्योंकि ये भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है और ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है. और उसके बाद फिर थर्ड नंबर पे हम इसका स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं. सो गोल्जी अपरेटस के स्ट्रक्चर में इसकी बेसिक डिस्क्रिप्शन की तरफ जाते हैं. दे कंसिस्ट ऑफ स्टैक्स, राइट. ये सिस्टर्ना, राइट. सिस्टर्ना ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है कि ये फ्लैटेंड सैक्स हैं जिनके अंदर मटेरियल होता है. सो सिस्टर्ना टुगेदर विद द एसोसिएटेड वेसिकल्स. सो सिस्टर्ना प्लस वेसिकल्स कलेक्टिवली कॉन्स्टिट्यूट द गोल्जी कॉम्प्लेक्स. अब यहाँ पे अहम बात ये है कि हम गोल्जी अपरेटस के स्ट्रक्चर में भी सिस्टर्ना स्टडी कर रहे हैं. हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के स्ट्रक्चर में भी सिस्टर्ना को स्टडी किया था. सो ये दोनों ऑर्गेनेलीज ऐसे हैं जिनका सिस्टर्नल नेटवर्क है, राइट. लेकिन इनमें कुछ डिफरेंसेस भी हैं. इन जो गोल्जी अपरेटस के सिस्टर्ना है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सिस्टर्ना से समवट डिफरेंट हैं. इसको हम आगे चल के बाद में डिस्कस करेंगे. सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये फ्लैटेंड सैक्स है. लाइक दिस इज अ सैक, दिस इज अ फ्लैटेंड सैक. और फिर हमारे पास ये एक और फ्लैटेंड सैक है, राइट. सो ये डिफरेंट फ्लैटेंड सैक्स हैं जिनको हम बोल रहे हैं दीज आर सिस्टर्ना. और इन सैक्स के साथ सराउंडिंग जो है डिफरेंट वेसिकल्स हैं. सो दीज फ्लैटेंड सैक्स और सिस्टर्ना प्लस वेसिकल्स कलेक्टिवली दे आर कॉन्स्टिट्यूटिंग द गोल्जी कॉम्प्लेक्स. अब यहाँ पे मैं आपको इसके सिस्टर्ना का डिफरेंस भी बताता चलूँ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सिस्टर्ना से. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सिस्टर्ना बेसिकली उनमें कोई भी उनमें जो है ना वो सिस्टर्ना आपस में कनेक्टेड थे. तो यहाँ पे आपको कोई भी इनका कनेक्शन आपस में नहीं मिल रहा, राइट. सो ये सिस्टर्ना आपस में कनेक्टेड नहीं है उस तरह से डायरेक्टली, लेकिन वहाँ पे डायरेक्ट कम्युनिकेशन है, सिस्टर्ना आपस में कनेक्टेड है. और उसके बाद फिर एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात वो ये भी है कि ये जो सिस्टर्ना है गोल्जी अपरेटस के, इनके सिस्टर्ना में कर्वेचर आपको मिलेगी, जबकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सिस्टर्ना में आपको कर्वेचर नहीं मिलेगी. और एक और इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि जो गोल्जी अपरेटस के सिस्टर्ना होंगे इनके जो एंड्स हैं ये स्वोलन है, राइट. लेकिन जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सिस्टर्ना है उनके एंड्स भी स्वोलन नहीं थे. सो ये बेसिकली वो फीचर्स हैं खास तौर पे कर्वेचर और स्वोलन एंड्स की प्रेजेंस जो कि हमें एनेबल करती है या हमें हेल्प आउट करती है कि हम गोल्जी अपरेटस को डिफरेंशिएट करें जब हम सेल की इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी फोटोग्राफ को देख रहे होते हैं. सो इससे पहले कि फर्दर हम अपने डिस्कशन को प्रोसीड करें विद गोल्जी अपरेटस, आई वुड लाइक टू आस्क फ्यू क्वेश्चंस फ्रॉम यू पीपल. अगेन ये हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं. ए ऑप्शन इज मैच्योरिंग फेज, बी ऑप्शन इज रिसीविंग साइड, सी ऑप्शन इज शिपिंग साइड एंड डी ऑप्शन इज ट्रांसफेज. और मेरा पहला क्वेश्चन है आपसे, आउटर कन्वेक्स सरफेस ऑफ गोल्जी अपरेटस रिप्रेजेंट्स. Outer convex surface of Golgi apparatus represents. The best response to this question would be द रिसीविंग साइड. ये रिसीविंग साइड है तो ये पैराडॉक्सिकल सी इंफॉर्मेशन कि आउटर कन्वेक्स सरफेस है लेकिन है वो रिसीविंग साइड. लेकिन बहरहाल ये बात ठीक है. ये क्यों ठीक है हम आगे चल के इसको डिस्कस करेंगे. उसके बाद फिर ऑल आर अल्टरनेटिव नेम्स ऑफ इनर कनकेव सरफेस ऑफ गोल्जी अपरेटस एक्सेप्ट. सारे के सारे जो इनर कनकेव सरफेस ऑफ गोल्जी अपरेटस है उसी के अल्टरनेटिव नेम्स हैं मां सिवाय. सो इसमें अगेन आंसर वुड बी द रिसीविंग साइड, क्योंकि मैच्योरिंग फेज एंड शिपिंग साइड एंड ट्रांसफेज गोल्जी दे ऑल एक्चुअली मीन द सेम. और उसके बाद फिर नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, ब्लेब्स फ्रॉम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फ्यूज विद गोल्जी अपरेटस एट. तो बेस्ट रिस्पॉन्स इज अगेन द रिसीविंग साइड के स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो ब्लेब्स हैं वो इसके गोल्जी अपरेटस के रिसीविंग साइड के साथ जाके फ्यूज होंगे. बाय द वे ठीक है, अगर आपने इस इंफॉर्मेशन को क्रैम किया हुआ है, मेमोराइज किया हुआ है, तब भी आप इसको आंसर कर सकते हैं. लेकिन ये वाला जो क्वेश्चन है इसको इवन आप अपनी कॉमन सेंस को यूज करते हुए आंसर कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें 3 एंटिटीज हैं
लाइक इसमें मैच्योरिंग फेस या शिपिंग साइड या ट्रांस फेस, इन तीनों में कोई फर्क नहीं है, ये तीनों एक ही चीज़ के मुख्तलिफ नाम है। सो अगर तीनों चीज़ें सेम हैं, इसका ऑटोमेटिकली मतलब ये है कि तीनों ने आपस में ही एक दूसरे को रूल आउट कर दिया, राइट। सो इवन कॉमन सेंस की बेसिस पे ही आप इसका जो आंसर है वो रिसीविंग साइड करेंगे। और यहाँ से ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि मैं बार बार आपको कॉन्सेप्ट देता हूँ सेम थिंग का, कि ये चीज़ और ये चीज़ सेम है, या एक ही चीज़ के मैं मल्टीपल नाम आपको इसलिए बताता हूँ क्योंकि अगर वो मल्टीपल नेम्स एग्जाम में अपीयर हो, ऑप्शन एज ऑप्शंस अपीयर हो, तो आप उनमें आपस में डिफरेंशिएट कर सकें, या अगर वो सेम है तब भी आपको पता हो, ताकि इस चीज़ से आपको हेल्प मिले व्हाइल आंसरिंग द क्वेश्चंस। अब हमारे पास इसके डिफरेंट पार्ट्स या फेसेस हैं गोल्जी apparatus के। ये एक टेबल है, इस टेबल के थ्रू हम डिस्कस करने लगे हैं डिफरेंट पार्ट्स और फेसेस ऑफ द गोल्जी apparatus, एंड आई वांट यू टू मेमोराइज दिस टेबल। इस टेबल को मेमोराइज करना इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको मेमोराइज कर लेंगे, फिर आप इससे रिलेटेड क्वेश्चंस वेरी इजीली आंसर कर सकेंगे ऑन योर फाइनल एग्जाम। लेकिन इससे पहले कि हम इसको मेमोराइज करें, लेट्स डेवलप आवर अंडरस्टैंडिंग। सो लेट मी फर्स्ट ऑफ ऑल ओरिएंट यू टुवर्ड्स दिस टेबल। इस टेबल में एक्सट्रीम लेफ्ट कॉलम में आपको फीचर नजर आएंगे, सेकंड कॉलम में सिस फेस को हम डिस्कस करेंगे, थर्ड कॉलम में हम मीडियल गोल्जी को, और फोर्थ कॉलम में हम ट्रांस फेस गोल्जी को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल टॉक अबाउट द फीचर्स। इसमें हम सबसे पहले अल्टरनेट नेम्स को डिस्कस करते हैं। तो सिस फेस गोल्जी को हम फॉर्मिंग फेस गोल्जी या रिसीविंग साइड ऑफ गोल्जी या आउटर कन्वेक्स सरफेस ऑफ द गोल्जी भी कहते हैं। तो ये एक पैराडॉक्सिकल पॉइंट है। बेसिकली फॉर्मिंग फेस गोल्जी है तो ये वो गोल्जी जो कि ओरिएंटेड है टुवर्ड्स द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लेकिन इसको कहा यह गया है कि ये आउटर कन्वेक्स सरफेस है, क्योंकि टेक्स्ट बुक में ये इसी तरह से मेंशन्ड है, राइट। सो ये टेक्स्ट बुक की लाइन से ये वाली वर्डिंग ली गई है, एज सच डिटो इसको वहां से कॉपी किया गया है। तो इसीलिए आपने इन तीनों को इस तरह से याद रखना है, फॉर्मिंग फेस गोल्जी, रिसीविंग साइड गोल्जी, आउटर कन्वेक्स सरफेस और सिस फेस गोल्जी, दे ऑल एक्चुअली मीन द सेम। और उसके बाद फिर जो मीडियल गोल्जी है, इनको हम मीडियल साइड ऑफ गोल्जी या सेंट्रल स्टैक्स ऑफ गोल्जी भी कहते हैं। और उसके बाद फिर हमारे पास ट्रांस फेस गोल्जी है। ट्रांस फेस गोल्जी को हम मैच्योरिंग फेस गोल्जी या शिपिंग साइड ऑफ गोल्जी या इनर कनकेव सरफेस ऑफ गोल्जी भी कहते हैं ये आउटर साइड पे, यानी कि ये ओरिएंटेशन है ट्रांस फेस गोल्जी की, है तो ये टुवर्ड्स सेल मेम्ब्रेन, लेकिन फिर भी बुक की लाइन है कि ये इनर कनकेव सरफेस कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं। सो आपने इसको एज सच मेमोराइज करना है, यहां से एग्जामिनर आपको कंफ्यूज कर सकता है। So transface Golgi, maturing face Golgi, shipping side Golgi, inner concave surface Golgi, they all actually mean the same. अब हम इनसे related key points को डिस्कस करते हैं। So cis face Golgi, it faces endoplasmic reticulum और nucleus. Cis face Golgi जो है ये oriented होगा towards endoplasmic reticulum या nucleus की तरफ, और इस association की functional harmony भी है, उसको हम आगे चल के एक फोटोग्राफ की मदद से डिस्कस करेंगे। और उसके बाद फिर ये जो cis face Golgi है, यही वो Golgi है which receives blebs फ्रॉम द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले हमने क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था। और उसके बाद फिर जो मीडियल साइड ऑफ गोल्जी है, इसका मेजर फंक्शन क्या है? ग्लाइकोसाइलेशन। नाउ व्हाट इज ग्लाइकोसाइलेशन? एडिशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स टू द नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंसेस इज ग्लाइकोसाइलेशन। और ग्लाइकोसाइलेशन के लिए मेनली जो ऑर्गेनेली रिस्पॉन्सिबल है दैट इज द गोल्जी apparatus, और उसमें से भी जो मीडियल पार्ट ऑफ द गोल्जी है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्लाइकोसाइलेशन। और उसके बाद फिर ट्रांसफेस गोल्जी है हमारे पास। ट्रांसफेस गोल्जी दे फेस टुवर्ड्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ ये ओरिएंटेड होते हैं। एंड secretory granules या ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स दे आर pinched off from the transverse Golgi. So अगर आपसे पूछा जाए कि secretory granules या ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स वो किस गोल्जी से इरप्ट होते हैं या पिंच ऑफ होते हैं, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? ट्रांसफेस, मैच्योरिंग फेस, शिपिंग या इनर कनकेव सरफेस ऑफ गोल्जी, दे ऑल एक्चुअली मीन द सेम अगेन, राइट। सो इस तरह से अगर आपसे ये पूछा जाए कि कौन से गोल्जी ऐसे हैं जो कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ब्लेब्स को रिसीव करेंगे, या कौन से गोल्जी ऐसे हैं जो कि ओरिएंटेड हैं टुवर्ड्स द न्यूक्लियस और द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो इसके लिए आप आंसर क्या करेंगे? सिस फेस गोल्जी या फॉर्मिंग फेस गोल्जी या रिसीविंग साइड गोल्जी या आउटर कन्वेक्स सरफेस गोल्जी, सो दे ऑल एक्चुअली अगेन मीन द सेम। सो ये हमारे पास एक कंप्यूटराइज फोटोग्राफ है। वंस अगेन इसको हम थोड़ा सा डिटेल से डिस्कस करते हैं। इसके गोल्जी apparatus के स्ट्रक्चर को हम इस फोटोग्राफ की मदद से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। सो लेट मी फर्स्ट ऑफ ऑल ओरिएंट यू टुवर्ड्स दिस फोटोग्राफ। जस्ट इमेजिन करें कि हमारे पास, फर्ज करें कि यहाँ पे है से हमारे पास यहाँ पे है से सेल मेम्ब्रेन है, और यहाँ पे फर्ज करें कि हमारे पास न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के साथ एसोसिएटेड जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, राइट। सो एंडोप्लाज्मिक न्यूक्लियस से एसोसिएटेड जो हमारे पास ये अल्टीमेटली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, रफ और स्मूथ व्हाटसोएवर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। अब इसमें
जैसे ही आप अपनी topgrade.pk की ब्राउजर ऐप में लॉगिन होंगे, आपको ये हमारा होम पेज नजर आएगा। इसमें ये पहला जो सेक्शन है ये आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड मटेरियल का है। सेकंड सेक्शन जो एक्स्ट्रा सपोर्ट और गाइडेंस आपको रिक्वायर्ड है ये उसके हवाले से है। थर्ड जो सेक्शन है ये डिफरेंट की स्टैटिस्टिक्स एंड टॉपग्रेड की, जो कि आपका हमारे पे कॉन्फिडेंस इंक्रीज करेंगे। एंड लास्ट ऑफ ऑल ये एग्जीक्यूटिव समरी है आपकी ओवरऑल प्रिपरेशन की प्रोग्रेस के हवाले से। सो सबसे पहले सेक्शन को हम एक्सप्लोर करते हैं। इसमें से आप किसी भी सब्जेक्ट पे क्लिक करें, से हमारे पास ये सब्जेक्ट्स हैं बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग। इनमें से किसी भी सब्जेक्ट पे आप क्लिक करें तो आपको उस सब्जेक्ट में उसके वीडियो लेक्चर्स, रिवीजन नोट्स और प्रैक्टिस क्वेश्चन मिले। आप वीडियो लेक्चर्स पे क्लिक करेंगे तो उस सब्जेक्ट के सारे यूनिट्स या सेक्शंस आपके सामने ओपन हो जाएंगे। आप किसी भी सेक्शन को चूज करेंगे, उस सेक्शन के सारे टॉपिक्स ओपन हो जाएंगे। इनमें से जिस मर्जी टॉपिक को आप चूज करें, आप उसके वीडियो लेक्चर्स को यहाँ से वॉच वीडियो बटन क्लिक करके देख सकते हैं, राइट, लाइक दिस ओवर हियर। मान रही सो ये वीडियो लेक्चर आपके सामने ये आ गया। अगेन टू न्यूरल पाथवे, इसमें भी एक हमारे पास अगर आप जाते हैं फास्ट रिवीजन नोट्स पे, सो जिन स्लाइड्स को यूज करके हमने वीडियो लेक्चर्स रिकॉर्ड किए हैं, अब उन्हीं स्लाइड्स को आप यहाँ से रिवाइज कर सकते हैं। देख सकते हैं आपने फास्ट रिवीजन नोट्स पे क्लिक किया, इसमें सारे के सारे सेक्शन फिर ओपन हो गए। तो यहाँ पे एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी सेक्शन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, हमने उनके साथ इंपॉर्टेंट का टैग भी लगाया हुआ है, कीपिंग इन व्यू द प्रीवियस एग्जाम फ्रेंड्स। एनीवेज, तो यहाँ पे आप किसी भी सेक्शन को चूज करें। सी सेल स्ट्रक्चर एंड कॉन्सेप्ट को मैं चूज करता हूँ। इसके सारे टॉपिक्स ओपन हो गए। इनमें से किसी भी टॉपिक को आप पिक करेंगे तो आप उसकी वो स्लाइड्स देख सकते हैं जिनसे उस टॉपिक का वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड हुआ है। तो काफी सारा टाइम है आपका वो सेव होगा। आपको लेक्चर नोट करने की जरूरत नहीं है, आपको बने बनाए नोट्स कर रहे हैं फॉर द फास्ट रिवीजन, रादर सुपर फास्ट रिवीजन ऑफ द लेक्चर्स। उसके बाद देखें कि वो साइड गोल्जी की जो कि ओरिएंटेड है टुवर्ड्स द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, इसको हम कह रहे हैं दिस इज द फॉर्मिंग फेस ऑफ द गोल्जी अपरेटस। और उसके बाद फिर इसकी वो साइड जो कि अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस है, जो कि टुवर्ड्स द सेल मेम्ब्रेन है। जैसे कि अगर द सेल मेम्ब्रेन है जो कि टुवर्ड्स द सेल मेम्ब्रेन है, तो आप कह सकते हैं कि ये जो है ये मैच्योरिंग फेस ऑफ द गोल्जी अपरेटस है। तो दिस इज अ मैच्योरिंग फेस ऑफ द गोल्जी अपरेटस। सो इसके दरमियान में ये वाले जो स्टैक्स हैं दे आर एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूटिंग द मीडियल गोल्जी। तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। सो ये एक कंप्यूटराइज फोटोग्राफ है, बड़े अच्छे तरीके से ये इन बेसिक कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन कर रही है। इसमें आप देख सकते हैं कि बेसिकली सेल का एक छोटा सा फ्रेगमेंट लिया गया है। से ये सेल है हमारे पास, ये न्यूक्लियस है। तो इसमें से जो ये वाला पोर्शन है, ये वाला जो स्लाइस है, इसको लेके एनलार्ज करके आपको यहाँ पे दिखाया गया है। सो यू कैन सीन हियर कि ये हमारे पास जनाब न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के साथ एसोसिएटेड ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, राइट। और उसके बाद फिर ये हमारे पास गोल्जी अपरेटस है। इसमें आप देखें कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये न्यूक्लियर पोर्स के साथ डायरेक्टली एसोसिएटेड है। फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स अटैच्ड हैं, जिसके ऊपर डिफरेंट प्रोटीन्स बन के ट्रांसपोर्ट वेसिकल जो है वो यहाँ से आएगा और ये जाएगा टुवर्ड्स द रिसीविंग साइड ऑफ द गोल्जी, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। एंड देन जो भी ट्रांसपोर्ट वेसिकल में कंपोनेंट बन के आया है, इट विल मेक इट्स वे टू द ट्रांसफेस गोल्जी या शिपिंग साइड ऑफ द गोल्जी थ्रू द डिफरेंट स्टैक्स ऑफ द गोल्जी अपरेटस। और जब ये इसमें ट्रैवल कर रहा होगा, डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस इसके साथ कैरी आउट किए जाएंगे, इसमें डिफरेंट चेंजेस लेके आई जाएंगी और अल्टीमेटली ये जो वेसिकल है फिर ये इरप्ट होगा फ्रॉम द ट्रांसफेस ऑफ द गोल्जी और फिर ये अपनी डेस्टिनेशन की तरफ चला जाएगा, जो कि सेल के अंदर भी हो सकती है, जैसे कि लाइसोसोमल कोई एंजाइम है, जो कि सेल मेम्ब्रेन में भी हो सकती है, जैसे कि कोई ना कोई सेल मेम्ब्रेन की प्रोटीन है, मे बी कोई आयन चैनल है, या इवन कई दफ़ा सेल से बाहर भी प्रोटीन सिक्रेट की जा सकती है इनटू द इंटरस्टिशियल फ्लूइड। अभी हम इसी तरह की एक फोटोग्राफ आगे चल के ज़्यादा डिटेल में रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ कोरिलेट करके डिस्कस करेंगे, फिर आपका ये कॉन्सेप्ट फर्दर क्लियर हो जाएगा। सो इसमें यहाँ पे आप देखें कि ये एक और हमारे पास कंप्यूटराइज्ड फोटोग्राफ है। इसमें आप देख सकते हैं कि वी हैव गॉट द सेल। ये हमारे पास सेल की बाउंड्री नज़र आ रही है आपको,
राइट। सो ये हमारे पास सेल है, इस सेल में हमारे पास ये न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस के साथ जो एसोसिएटेड है वो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। अब न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम प्रेजेंट है। अब क्रोमोसोम के पार्ट के तौर पे डीएनए है, डीएनए ट्रांसक्राइब होगा, आरएनए बनेगा, आरएनए जो है वो आएगा इनटू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में वो आएगा, उसके साथ एसोसिएटेड जो वहाँ पे राइबोसोम्स हैं उस आरएनए को रीड करते हुए प्रोटीन बनाएंगे। वो प्रोटीन ट्रांसपोर्ट वेजिकल के जरिए चली जाएगी टू द रिसीविंग साइड ऑफ द गोल्जी, फिर गोल्जी अपैरेटस उसको प्रोसेस करेंगे, फिर अल्टीमेटली वो जो प्रोटीन है वो इरप्ट होगी फ्रॉम द ट्रांसफेस ऑफ द गोल्जी एंड अल्टीमेटली इट विल मेक इट्स वे टुवर्ड्स इट्स फाइनल डेस्टिनेशन व्हाटएवर इट इज। इसको हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। सो ये सिस्टर्ना ऑफ गोल्जी अपैरेटस को कोरिलेट किया गया है विद द सिस्टर्ना ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि गोल्जी अपैरेटस के सिस्टर्ना में कर्वेचर है और एंड्स पे डायलेटेशंस हैं। सो ये कर्वेचर मिल गई आपको और इसकी एंड्स पे आपको ये डायलेटेशंस मिल गई, और इसके अलावा ये आपको इसके साथ ठीक है वेजिकल्स एसोसिएटेड है, लेकिन वो वेजिकल्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ एसोसिएटेड भी हो सकते हैं। सो मेजर ये दो पॉइंट्स ऑफ डिफरेंशिएशन है, कर्वेचर इन द सिस्टर्ना एंड डायलेटेशंस एट द एंड्स। उसके बाद फिर अगर आप देखें कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो सिस्टर्ना है दे हैव गॉट नो कर्वेचर। अब देख सकते हैं कि ये जो सिस्टर्ना है बिल्कुल फ्लैट सिस्टर्ना है और ये डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं कर रहे सिस्टर्ना एक दूसरे के साथ, लेकिन यहाँ पे इंटरकनेक्टिंग ये सिस्टर्ना है। आपको ये पॉइंट्स ऑफ कम्युनिकेशन भी नजर आ रहे हैं। तो इसके अंदर एक तो कर्वेचर भी नहीं है और इसके अलावा फिर एंड्स पे डायलेटेशंस भी आपको नजर नहीं आ रही। सो ये मेजर पॉइंट्स ऑफ डिफरेंशिएशन है जो कि जब हम सेल को ऑब्जर्व करते हैं अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हम इन दोनों ऑर्गेनेल्स को आपस में डिफरेंशिएट करने में ये हेल्प करते हैं। और उसके बाद हमारे पास अब एक क्वेश्चन है, सिस्टर्ना ऑफ गोल्जी अपैरेटस आर डिफरेंट फ्रॉम सिस्टर्ना ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन लैकिंग। कि क्या चीज़ ऐसी है जो कि गोल्जी अपैरेटस में नहीं है। सो सिस्टर्ना ऑफ गोल्जी अपैरेटस आर डिफरेंट फ्रॉम सिस्टर्ना ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन लैकिंग। इसमें ए ऑप्शन है डायलेटेशंस, बी ऑप्शन है कर्वेचर, सी ऑप्शन है राइबोसोम्स, डी ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। तो डायलेटेशंस तो है इसके अंदर गोल्जी अपैरेटस में, कर्वेचर भी इसके सिस्टर्ना में है। हाँ, जो राइबोसोम्स हैं, राइबोसोम्स आर अटैच्ड ओनली टू द सिस्टर्ना ऑफ द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो बेस्ट रिस्पॉन्स जो होगा इस क्वेश्चन का दैट वुड बी द राइबोसोम। सो चार्ली इज द बेस्ट रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन। Now we have got another range of questions. So again we have got four options. A option is mitochondria, B option is Golgi apparatus, C option is rough endoplasmic reticulum, and D option is smooth endoplasmic reticulum. And my first question from you is, which of the following organelle is responsible for addition of heme group in the polypeptide chains for synthesis of hemoglobin? हीमोग्लोबिन हमें पता है कि इफ़ यू टॉक अबाउट द हीमोग्लोबिन तो हीमोग्लोबिन के अंदर बेसिकली हीम और फिर ग्लोबिन पोर्शन होता है, राइट। सो ग्लोबिन बेसिकली प्रोटीन पार्ट है और हीम इसका नॉन प्रोटीन पार्ट है हीमोग्लोबिन का। तो एक प्रोटीन पार्ट में नॉन प्रोटीन पार्ट ये ऐड कौन सा ऑर्गेनेल करेगा? एंड द बेस्ट रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन इज गोल्जी अपैरेटस। क्यों? क्योंकि पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशंस कैरी आउट किसका काम है, कैरी आउट करना किसका काम है? ये गोल्जी अपैरेटस का काम है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास स्टेटमेंट है, ऑर्गेनेल्स इन्वॉल्व्ड इन सेल वॉल सिंथेसिस इन प्लांट्स। अब कौन से ऑर्गेनेल्स हैं जो कि प्लांट्स में सेल वॉल सिंथेसिस में इन्वॉल्व हैं? तो प्लांट्स में गोल्जी अपैरेटस ही इन्वॉल्व है इन द सिंथेसिस ऑफ द सेल वॉल, और वहाँ पे हम गोल्जी अपैरेटस को एक फैंसी नेम देते हैं, दैट इज द डिक्टियोसोम। सो डिक्टियोसोम्स इन प्लांट्स बेसिकली आर द गोल्जी अपैरेटस व्हिच आर इन्वॉल्व्ड इन द सिंथेसिस ऑफ द सेल वॉल। अब हम गोल्जी अपैरेटस के फंक्शंस को डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट फंक्शन जिसको हम डिस्कस करना चाहते हैं दैट इज द पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशंस। पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन से क्या मुराद है? प्रोटीन्स के बनने के बाद उनके अंदर जो तब्दीलियां लेके आई जाती हैं दे आर बिकॉज ऑफ द गोल्जी अपैरेटस, राइट। सो पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स ये इनका मेजर काम है। और उसके बाद फिर जैसे हम अभी स्टडी कर रहे थे कि उसके हीमोग्लोबिन के ग्लोबिन चेन्स के बनने के बाद जो हीम ग्रुप उसके साथ अटैच किया जा रहा है वो किसका काम है? वो गोल्जी अपैरेटस का काम है। और उसके बाद फिर देखें कि पैकेजिंग एंड सॉर्टिंग ऑफ न्यूली सिंथेसाइज्ड प्रोटीन्स। सो इसमें एक तो पैकेजिंग आ गई और दूसरा नंबर पे सॉर्टिंग आ गई। सो जो भी नई प्रोटीन बनी है उसको पैक करना और उसके बाद फिर उसको उसकी फाइनल डेस्टिनेशन की तरफ ओरिएंट करना या डायरेक्ट करना, वो भी किसका काम है? वो भी गोल्जी अपैरेटस का काम है। अब हम मुझसे पूछ सकते हैं कि सर ये जो सॉर्टिंग है ये गोल्जी अपैरेटस सॉर्टिंग में रोल कैसे प्ले करते हैं? तो सॉर्टिंग के हवाले से यू कैन सीन हियर कि आपको पता है कि जब कोई भी प्रोटीन वो ट्रैवल करती है थ्रू द कोर्स ऑफ द गोल्जी अपैरेटस उसके साथ केमिकल रिएक्शंस कैरी आउट किए जाते हैं, और किस किस्म के केमिकल रिएक्शंस के साथ कैरी आउट किए जाते हैं इसी चीज़ ने डिसाइड करना है कि वो प्रोटीन फाइनली
कहाँ जाएगी? हो सकता है कि वो लाइसोसोम में जाए, ये भी हो सकता है कि वो सेल मेम्ब्रेन में जाए, ये भी हो सकता है कि वो सेल मेम्ब्रेन से बाहरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड में सिक्रीट हो जाए। सो कौन सी प्रोटीन कहाँ पे जाती है, ये इस बात पे डिपेंडेंट है कि गोल्जी अपरेटस ने उसके साथ क्या सलूक किया है, उसके साथ कौन से केमिकल रिएक्शंस कैरी आउट किए हैं। सो अब हम ये जो चेन ऑफ इवेंट्स है इसको कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि प्रोटीन जो है ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे सिंथेसाइज होने के बाद ट्रांसपोर्ट वेसिकल के जरिए गोल्जी अपरेटस तक पहुंचती है, और गोल्जी अपरेटस इट कैरीज आउट द पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशंस विद दैट पर्टिकुलर प्रोटीन, और उसके बाद वो सॉर्ट हो जाएगी, और जो भी प्रोटीन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे बनेगी वो फिर इन तीनों डायरेक्शंस में से किसी एक डायरेक्शन में सॉर्ट होगी। जो प्रोटीन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे बनी है वो लाइसोसोम की तरफ भी जा सकती है और सेल के अंदर स्टे कर सकती है। वो प्रोटीन सेल मेम्ब्रेन के अंदर जाके भी इनकॉर्पोरेट हो सकती है, मे बी कोई आयन चैनल है जो कि प्रोटीन से बनी हुई है, और उसके बाद फिर वो जो भी प्रोटीन इसके ऊपर बनी है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे वो सेल से बाहर सिक्रीट भी हो सकती है। वंस अगेन वो किस डायरेक्शन में, इन तीनों डायरेक्शन में से रेस्पेक्टिव प्रोटीन जो कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे बनी थी वो किस डायरेक्शन में सॉर्ट होती है या किस डायरेक्शन में जाती है, ये डिपेंड करता है कि उसके साथ केमिकल रिएक्शंस कौन से कैरी आउट किए गए हैं। और जो लाइसोसोम्स के अंदर जो प्रोटीन्स गई हैं दे आर देन हैविंग डिफरेंट रोल्स, जैसे कि वो फेगोसाइटोज पार्टिकल्स के डाइजेशन में इन्वॉल्व हैं, ऑटोफेगी में इन्वॉल्व हैं, डिजेनेरेशन ऑफ सेल में इन्वॉल्व हैं। ये हम लाइसोसोम्स के सेक्शन में और ज़्यादा डिटेल से जाके डिस्कस करेंगे। और उसके बाद फिर यहाँ पे ये भी नोट डाउन करें कि इसका गोल्जी अपरेटस का एक और भी इंपॉर्टेंट फंक्शन है प्लांट्स के अंदर, एंड दैट इज सिंथेसिस ऑफ द सेल वॉल। सो प्लांट्स के अंदर गोल्जी अपरेटस सेल वॉल सिंथेसिस में इन्वॉल्व है, और उसमें इसको एक फैंसी नेम दिया गया है गोल्जी अपरेटस को, विच इज द डिक्टियोसोम। सो डिक्टियोसोम्स are the Golgi apparatus in the plant cells which are involved in the synthesis of the cell wall. अब यहाँ पे हमारे पास ये कंप्यूटराइज फोटोग्राफ है, और इस कंप्यूटराइज फोटोग्राफ के ज़रिए मैं आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को कोरिलेट करने वाला हूँ। अभी तक हमने डिफरेंट ऑर्गेनेलिज को स्टडी किया है। फॉर एग्जांपल हमने सेल मेम्ब्रेन को स्टडी किया, उसके बाद हमने फिर माइटोकॉन्ड्रिया को स्टडी किया, फिर न्यूक्लियस को स्टडी किया, और अब इसके अलावा अब हमने इसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को और इवन गोल्जी अपरेटस को स्टडी किया। सो ये डिफरेंट हमने ऑर्गेनेलिज को स्टडी किया है। अब हम ये देखने वाले हैं कि किस तरह से ये सारे के सारे ऑर्गेनेलिज इन हार्मनी विद ईच अदर काम कर रहे हैं। सो लेट मी फर्स्ट ऑफ ऑल ओरिएंट यू टूवर्ड्स दिस फोटोग्राफ। इस फोटोग्राफ में बेसिकली जस्ट इमेजिन करें कि हमारे पास ये एक सेल है, इसका ये न्यूक्लियस है, तो इसका जो ये वाला फ्रैक्शन है इसको कह लें कि एनलार्ज करके आपको यहाँ पे दिखा दिया गया, राइट। सो हियर वी हैव गॉट द सेल मेम्ब्रेन। ये हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है, और ये जनाब हमारे पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। सो यहाँ पे हमारे पास ये न्यूक्लियोप्लाज्म है, जिसके अंदर ऑफ कोर्स आगे न्यूक्लियोलस और क्रोमेटिन है, और फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ एसोसिएटेड आपको ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी नज़र आ रहा है। सो दिस इज द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इसके साथ ही एसोसिएटेड यहाँ पे ये हमारे पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी है। और उसके बाद फिर इसके साथ एसोसिएटेड यहाँ पे हमारे पास गोल्जी अपरेटस है, उसके ये सिस फेज, फिर मिडिल गोल्जी, उसके बाद फिर ट्रांस फेज भी है। सो ये ओवरऑल एक सेल की ओरिएंटेशन आपको दिखाई गई है। अब जस्ट इमेजिन करें कि कोई भी प्रोटीन अगर सिंथेसाइज होनी है तो उस प्रोटीन के लिए जो कोडिंग है वो कहाँ पे मौजूद होगी? ऑफ कोर्स न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम्स हैं, न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम्स हैं, क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए है। अब डीएनए का कोई छोटा सा सेगमेंट होगा जो कि जीन होगी, सो जीन ट्रांसक्राइब होगी, जिसके नतीजे में आरएनए बनेगा, एंड आरएनए विल मेक इट्स वे इनटू द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम व्हाइल पासिंग थ्रू द न्यूक्लियर पोर्स। अब न्यूक्लियर पोर्ट से गुजर के जब मैसेंजर आरएनए ये जाएगा इन प्रॉक्सिमिटी विद द राइबोसोम्स अटैच्ड ऑन द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो राइबोसोम्स इसको रीड करेंगे, इसको रीड करके प्रोटीन सिंथेसाइज कर देंगे। सो वो जो रिस्पेक्टिव प्रोटीन है वो वेसिकल में पैक होके ट्रांसपोर्ट वेसिकल के जरिए जाएगी टुवर्ड्स द सिस फेस ऑफ द गोल्जी अपरेटस, जो कि उसकी रिसीविंग साइड भी है। अब रिसीविंग साइड से वो प्रोटीन ग्रेजुअली ट्रेवल करेगी टुवर्ड्स द ट्रांस फेस, और ड्यूरिंग इट्स ट्रेवलिंग इसका डिफरेंट रिएक्शंस कैरी आउट किए जाएंगे, और उसके बाद फिर वो जो प्रोटीन है वो यहाँ से फिनिश होके और पैक होके फिर वो एक वेसिकल की शक्ल इख्तियार कर जाएगी। और वेसिकल जो है अल्टीमेटली वो वेसिकल ये भी हो सकता है कि वो वेसिकल एक लाइसोसोम हो, राइट। ये भी हो सकता है कि वो वेसिकल जाके फ्यूज हो जाए विद द सेल मेम्ब्रेन, और जो प्रोटीन्स उस वेसिकल के अंदर थी वो भी सेल मेम्ब्रेन के साथ इनकॉर्पोरेट हो जाएं, जैसे कि आयन चैनल्स वगैरह की शक्ल इख्तियार कर जाएं। और ये भी हो सकता है, जैसा कि इस फोटोग्राफ में नजर आ रहा है, कि वो जो वेसिकल है वो जाके सेल मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज हो और जो प्रोटीन है वो
एक्सोसाइटोज हो जाए और अल्टीमेटली इंटरस्टिशियल फ्लूइड में चले जाए। और इंटरस्टिशियल फ्लूइड में जाने के बाद ऑफ कोर्स इसकी विसिनिटी में ब्लड कैपिलरी होगी, सो वो प्रोटीन इवन ब्लड में एंटर हो सकती है। एंड यू नो दैट वंस यू आर इन द ब्लड यू आर एवरीवेयर। अब वो प्रोटीन अगर ब्लड में चली गई है, वो कहीं भी ट्रैवल करके अल्टीमेटली अपने टारगेट साइट पे पहुंच के अपने फंक्शन को परफॉर्म कर सकती है। Let me explain this thing to you with the help of even a simpler example. अब आप just imagine करें कि ये हमारे पास ये जो फ्रैक्शन आपको सेल का दिखाया गया है, ये बीटा सेल ऑफ पैंक्रियाज है, राइट? इमेजिन करें you have got the beta cell of pancreas on the board. अब यहाँ पे yes, आप जस्ट इमेजिन करें कि इसके अंदर हमारे पास है जी इंसुलिन जीन। अब ये इंसुलिन जीन है, इंसुलिन जीन कहाँ पे प्रेजेंट है? ऑफ कोर्स न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम के साथ एसोसिएटेड डीएनए है, डीएनए के किसी छोटे से सेगमेंट के साथ सेगमेंट के तौर पे इंसुलिन जीन प्रेजेंट है। अब बीटा सेल ऑफ पैंक्रियाज के अंदर ये जो इंसुलिन जीन है ये यूक्रोमाटिन के अंदर है। तो ये इंसुलिन जीन ये ट्रांसक्राइब होगी। जब ये ट्रांसक्राइब होगी तो इंसुलिन का जो मैसेंजर आरएनए है ये आ जाएगा इनटू द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जहां पे उसको राइबोसोम्स ट्रांसलेट करेंगे और इंसुलिन प्रोटीन बन जाएगी। लेकिन अब ये फाइनली एक्टिव फॉर्म में नहीं है। वो जो प्रो इंसुलिन बनी है या इनएक्टिव फॉर्म ऑफ इंसुलिन बनी है, वो ट्रांसपोर्ट वेजिकल के जरिए भेजी जाएगी इनटू द सिस फेस और रिसीविंग साइड ऑफ द गोल्जी। और वो फिर जो इंसुलिन है जब वो ट्रैवल करेगी थ्रू द कोर्स ऑफ द गोल्जी, मिडिल गोल्जी में से गुजरते हुए जब वो ट्रांसफेस या शिपिंग साइड ऑफ द गोल्जी की तरफ जाएगी तो उससे डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस कैरी आउट किए जाएंगे। और इंसुलिन के साथ ऐसे केमिकल रिएक्शंस कैरी आउट किए जाते हैं जिसकी बिना पे अल्टीमेटली वो जो इंसुलिन है वो सेल से बाहर ही सिक्रेट होनी है, राइट? सो इंसुलिन बनी, वो वेजिकल के अंदर आई, वेजिकल जाके फ्यूज हुआ with the cell membrane और ultimately इंसुलिन चलेगी in the interstitial fluid, interstitial fluid से इंसुलिन चलेगी into the blood। अब ब्लड के लॉन्ग इंसुलिन ट्रेवल करते हुए पूरी बॉडी में जाएगी, सारे सेल्स की विसिनिटी में आएगी। और हमें पता है कि हमारे जो मसल सेल्स हैं या हमारे जो लिवर सेल्स हैं इनमें ग्लूकोज की एंट्री के लिए इंसुलिन रिक्वायर्ड है। सो इंसुलिन जाके उन सेल्स की सेल मेम्ब्रेन्स के ऊपर प्रेजेंट अपने रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करेगी और जिसके नतीजे में ग्लूकोज उन सेल्स के अंदर एंटर हो जाएगा। सो दिस इज द बेसिक हार्मनी। अब इसमें हमने इंसुलिन की इसकी सिंथेसिस को हमने देख लिया, किस तरह से इंसुलिन बीटा सेल ऑफ पैंक्रियाज के अंदर सिंथेसाइज होती है और उसके बाद फिर ये ब्लड के जरिए अपने टारगेट सेल्स की तरफ जाती है। अब मैं स्पेसिफिकली ऑर्गेनेलिज को रिलेट करके देखता हूं। इसमें हमने जितने भी ऑर्गेनेलिज को स्टडी किया है, यू कैन सीन हियर दे आर ऑल वर्किंग इन हार्मनी विद ईच अदर। जो लाइफ की ब्यूटी है वो हार्मनी के अंदर है, राइट? एंड यू नो दैट सेल्स इसका चूंकि बेसिक यूनिट है तो सेल्स के अंदर आपको जबरदस्त हार्मनी मिलेगी ऑर्गेनेलिज के दरमियान। एंड ऑर्गेनेलिज दे वर्क इन हार्मनी विद ईच अदर, राइट? सो इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें अब जो न्यूक्लियस है, आपने देखा किस तरह से न्यूक्लियस ने इंसुलिन के सिंथेसिस को कंट्रोल किया क्योंकि इसके पास जीन थी। उसके बाद फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है इसके ऊपर जो राइबोसोम्स प्रेजेंट थे उन्होंने उसके इंसुलिन को मैसेंजर आरएनए को ट्रांसलेट किया। और उसके बाद फिर हमने देखा किस तरह से गोल्जी ऑपरेटर्स ने इंसुलिन की फिनिशिंग की और उसको पैक कर दिया। फिर हमने ये भी देखा किस तरह से इंसुलिन जो है वो सेल मेम्ब्रेन से एक्सोसाइटोज हो गई। अब देख सकते हैं कि डिफरेंट ऑर्गेनेलिज दे आर ऑल वर्किंग इन हार्मनी विद ईच अदर। एक ऑर्गेनेली का यहाँ पे भी जिक्र नहीं आया, बाकी जितने भी ऑर्गेनेलिज हमने अभी तक स्टडी किए हैं उन सब का जिक्र आ गया। एंड दैट इज द माइटोकॉन्ड्रिया। एंड यू सीन हियर ये जितने भी काम हो रहे हैं, ऑफ कोर्स जब भी काम होता है उसके लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है और एनर्जी कहाँ से आनी है? माइटोकॉन्ड्रिया से आनी है। सो ये जितने भी वर्किंग हो रही है इस सब के लिए जो बेसिक एनर्जी प्रोवाइड करनी है दैट वुड बी प्रोवाइडेड बाय द माइटोकॉन्ड्रिया। सो इसमें ये एक और कंप्यूटराइज्ड फोटोग्राफ है, इसमें भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन सिंथेसाइज होकर ट्रांसपोर्ट वेजिकल के जरिए गोल्जी अपरेटस की सिस फेस तक गई, फिर मिडिल गोल्जी से गुजरते हुए ट्रांसफेस गोल्जी तक गई, वहाँ से फिर वेजिकल इरप्ट हुआ और वो वेजिकल से अब वो लाइसोसोम की शक्ल इख्तियार कर गया है। और यहाँ पे आप फिर ये भी देख सकते हैं कि अगर एक फूड पार्टिकल है, अगर आप अज्यूम कर लें ये जो सेल है ये एक वाइट ब्लड सेल है या मे बी ये एक न्यूट्रोफिल है और आप अज्यूम कर लें कि यहाँ पे ये एक बैक्टीरियम है, तो ये जब बैक्टीरियम जब इसकी विसिनिटी में आएगा तो इसको ये एंडोसाइटोज करेगा। एंडोसाइटोज करने के बाद ये जो फूड पार्टिकल इसके अंदर आ गया है, अब लाइसोसोम इसके साथ एसोसिएट होगा। जब लाइसोसोम इसके साथ एसोसिएट होगा अल्टीमेटली यू विल गेट अ फूड वैक्यूल और फिर जो भी लाइसोसोम के अंदर डिफरेंट एंजाइम्स हैं जो कि बने थे कहाँ पे? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, वो इस फूड पार्टिकल को डाइजेस्ट करेंगे और जो डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स हैं वो इसमें इसके साइटोप्लाज्म में डिफ्यूज कर जाएंगी और जो अनडाइजेस्टेड रिमेन्स होंगे उसके फूड वैक्यूल के वो एक्सोसाइटोज कर दिए जाएंगे फ्रॉम द सेल। और इस यहाँ पे इस डायग्राम में आप ये भी देख सकते हैं
कि गोल्जी अपरेटस की ट्रांसफेज से ये एक और यू कैन सी हियर एक वेसिकल इरप्ट हुआ है, से ये लाइसोसोम इरप्ट हुआ है और ये एक माइटोकॉन्ड्रियन था जिसने वर्किंग छोड़ दी थी, जो कि डिसरप्ट हो गया था। सो अब जो डेड ऑर्गेनेलीज हैं या जो नॉन फंक्शनल ऑर्गेनेलीज हैं उनको रिमूव करना भी इंपॉर्टेंट है। तो लाइसोसोम के अंदर जो डिफरेंट एंजाइम्स हैं, हमारा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर है या टीचिंग टूल है, दैट इज आवर क्वेश्चन बैंक। सो अगर हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे जाते हैं तो इसमें हम देखें कि आप डिफरेंट डिफरेंट तरीके से टेस्ट दे सकते हैं। सो आप जैसे मर्जी माइंड में डिफाइन कर लें कि आपने किसी एक टॉपिक का टेस्ट देना है या एक चैप्टर का, एक यूनिट का, क्वार्टर सिलेबस का, हाफ सिलेबस का, फुल सिलेबस का, जो मर्जी सिलेबस आप डिफाइन कर लें, उस डिफाइंड सिलेबस में से 20 तरीकों से आप टेस्ट दे सकते हैं। कैसे? जैसे जो भी सिलेबस आपके माइंड में डिफाइंड है, आप चाहें तो उस सिलेबस के हमारे पास जो अवेलेबल ऑल क्वेश्चन उनका टेस्ट दे सकते हैं, या जो आपने टॉपलेट.टीके पे आप प्रैक्टिस करते रहे हैं, तो आप चाहते हैं कि आपने दोबारा मे बी सेकंड थर्ड टाइम आप टेस्ट दे रहे हैं, आप चाहते हैं कि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ उस सिलेबस के अनसीन क्वेश्चन का टेस्ट आए, आप वो भी दे सकते हैं। इसके अलावा इनकरेक्ट क्वेश्चन के टेस्ट देते हुए जो सवाल आपके गलत हुए थे, आप उन गलत सवालों का टेस्ट अलग से क्रिएट कर सकते हैं। से अगर आपने फिजिक्स के 20 टेस्ट दिए हैं, उनमें से आपका कोई मे बी आपके कोई 30 क्वेश्चन रॉन्ग हुए थे, उन 30 रॉन्ग क्वेश्चन का इकट्ठा टेस्ट भी आप क्रिएट कर सकते हैं। और इसी तरीके से जो जिन क्वेश्चन को आपने टेस्ट के दौरान बुकमार्क किया है, उनका टेस्ट कॉल कर सकते हैं। जो टेस्ट आपने अटेम्प्ट किए थे क्वेश्चन, उनका टेस्ट कॉल कर सकते हैं, अनअटेम्प्टेड का। और इवन यानी कि टेस्ट देते हुए आपने जिनको अटेम्प्ट किया था और टेस्ट देते हुए जिनको आपने अटेम्प्ट नहीं किया था, ये अनसीन से डिफरेंट है। अनसीन का तो मतलब ये है कि वो टेस्ट में कभी आए नहीं आप। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि इवन पास्ट क्वेश्चन का बहुत बड़ा पूल यहाँ पे मौजूद है। अगर हम गौर करें, देखेंगे ई कैट के, नम्स के, एनएमडी कैट, एकेयू, एमडी कैट, पंजाब के और ईटा केपीके के, ये इवन जो पीएमसी के जो सैंपल पेपर्स हैं, उनके टॉपिक वाइज पास्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे मौजूद है ओवरऑल। अब किसी भी टैब पे क्लिक करें, सारे के सारे एक्चुअल पास्ट क्वेश्चन है वो आ जाएंगे। ऑफ कोर्स ये सारे के सारा बड़ा इंपॉर्टेंट टूल है, क्योंकि पूरे पाकिस्तान से बड़े मेन एग्जामिनर्स ने, बड़े सीनियर एग्जामिनर्स ने ये डेवलप किया होगा। एनीवेज, इसमें से किसी भी आप टॉपिक को चूज करें। से मैं यहाँ पे सारे टैग्स को चूज कर लेता हूँ, तो हमारे पास ये सारे के सारे टॉपिक्स आ गए। इनमें से किसी एक टॉपिक को मैं चूज करूँ या एक सेक्शन को, या मैं मल्टीपल सेक्शन को चूज करूँ, तो मैं उसका टेस्ट दे सकता हूँ। से मैंने 2 सेक्शन चूज किए, इसमें से सेम है कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स, इनका टेस्ट देना चाहता हूँ, या ओवरऑल मैं सारे सेक्शन का टेस्ट देना चाहता हूँ, वो मैं दे सकता हूँ। या मैं डिफाइन करूंगा, मे बी जी मैंने 50 एमसीक्यूज का टेस्ट देना है, तो ये 50 एमसीक्यूज का टेस्ट आपके सामने ये क्रिएट हो गया। सो ये आपके सामने आ गई है जी टेस्ट की स्क्रीन, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये ईटा केमिकल का पास्ट क्वेश्चन है, ये स्टेटमेंट है, ये ऑप्शंस है। इसमें ओवरऑल ये देखिए कि इसमें अगर आपने क्लिक किया तो आपका ये करेक्ट आंसर भी सामने आ गया। अगर आप इसकी एक्सप्लेनेशन देखनी है तो वो भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा ये क्वेश्चन वेरीफाइड है बाय आवर टीम, इसको अगर आप चाहें बुकमार्क कर सकते हैं। इस क्वेश्चन से रिलेटेड डिफरेंट स्टैट्स यहाँ पे आ रहे हैं वगैरह वगैरह। यहाँ से आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा सकते हैं, जरूरत पड़े तो आप यहाँ से प्रीवियस क्वेश्चन पे जा सकते हैं, और फिर अल्टीमेटली जब आप चाहें आप टेस्ट को फिनिश करके इवन रिजल्ट को भी व्यू कर सकते हैं। ऑलराइट, सो इस तरह से ये टेस्ट आपने इसको रिजल्ट को व्यू कर लिया। एनीवेज, इसके बाद अब हम चलते हैं दोबारा अपने होम पेज की तरफ। सो आप किसी भी जितने भी आपका सब्जेक्ट्स हैं, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग, इन सब सब्जेक्ट्स के आप वीडियो लेक्चर्स, वीडियो नोट्स और अनलिमिटेड एमसीक्यू प्रैक्टिस यहाँ से कर सकते हैं। जितने भी आप प्रीवियस टेस्ट, जो भी टेस्ट आपने दिए होंगे, अगर आप प्रीवियस टेस्ट पे क्लिक करेंगे, वो सारे टेस्ट आपके यहाँ पे आ रहे होंगे। इसके अलावा जो आपकी जो ओवरऑल प्रोग्रेस है, उसकी जो डिटेल है, वो सारी की सारी यहाँ पे आ रही है। डिफरेंट सब्जेक्ट में आप कैसे जा रहे हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट्स में, डिफरेंट चैप्टर्स में और डिफरेंट टॉपिक्स में आप कैसे जा रहे हैं, वो सारी की सारी डिटेल यहाँ पे आ रही है। इसके अलावा फुल लेंथ पेपर्स हैं, जो कि जस्ट लाइक रियल एग्जाम है। यहाँ से किसी भी फुल लेंथ पेपर को किसी भी टाइम पे लॉन्च कर सकते हैं, अपनी तरीके शुरू में या इवन मिड सेशन में जाके नियर द एग्जाम आप इन एफएफएस को जब चाहे आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। उसके बाद फिर सपोर्ट मटेरियल है, इसमें इनको वीडियो रिव्यूज हैं, डिफरेंट जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने टॉप ग्रेड से पढ़ा, वो आपको गाइड कर रहे हैं। हमारे सिस्टम के हवाले से भी, ओवरऑल तैयारी के हवाले से भी आप उन बच्चों से गाइडेंस ले सकते हैं। इसके अलावा हमारे टेस्टिमोनियल्स हैं, जो पूरे पाकिस्तान में हजारों स्टूडेंट्स हमसे पढ़ रहे हैं, वो हमारे बारे में क्या कहते हैं, उसकी डिटेल यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके अलावा सिलेबस यहाँ पे गिवन है। अगर आप कंटेंट देखना चाह रहे हैं हमारे कोर्स का, वो सारे के सारे यहाँ पे ओवरऑल जो विजिबल है।
एंड इन एडिशन टू दैट स्टडी स्केड्यूल्स बड़ा एक अहम फीचर है, अहम मॉड्यूल है। इसमें 90 डेज, 60 डेज, 30 डेज और इवन 50 डेज का एनएमटी कैट का स्केड्यूल मौजूद है। आप अपनी नीड के अकॉर्डिंगली जिस मर्जी स्केड्यूल को फॉलो कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि आप टाइम फ्रेम में किस जगह पे खड़े हैं। अगर आप एग्जाम आपका 1 महीने के बाद एग्जाम है, ऑफ कोर्स आप 30 डेज वाला प्लान फॉलो करेंगे। अगर आपके एग्जाम में 2 हफ्ते रहते हैं तो आप 15 दिन वाला प्लान फॉलो करेंगे एंड सो ऑन। तो इसमें हमने आपको ये बताया है स्केड्यूल्स के अंदर ये गाइड किया है कि आपने गिवन टाइम को बेस्ट यूटिलाइज कैसे करना है। फिर इसके अलावा डाउनलोड्स का सेगमेंट है, जो भी डिफरेंट इंपॉर्टेंट कंटेंट है आपसे रिलेटेड वो सारे के सारे आपको डाउनलोड्स में मिल जाता है। और इसके अलावा गाइडेंस वीडियोस काफी सारी इसके अंदर पड़ी हुई हैं जो कि मैंने खुद रिकॉर्ड करके इसके अंदर डाली है। इसमें बहुत सारे हवालों से जनरल गाइडेंस आप इन वीडियो से ले सकते हैं। सो ये था हमारे पास ये हमारे पास गाइडेंस वीडियोस का ये सेगमेंट था। ओके, सो दिस वाज वो इस जो वर्न आउट पार्टिकल को या वर्न आउट माइटोकॉन्ड्रिया को इसको डाइजेस्ट करेंगे, इसको भी एक प्रॉपरली वैक्यूल में कन्वर्ट करके डाइजेस्ट करके सेम वे में जो डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स हैं वो इसके साइटोप्लाज्म में आ जाएंगी और अगर कोई अनवांटेड सब्सटेंसेस हैं उनको फिर सेल से एक्सोसाइटोज कर दिया जाएगा। So that's all about the Golgi apparatus. Thank you very much for patient listening. इंशाल्लाह नेक्स्ट सब सेक्शंस में मजीद कॉन्सेप्ट के साथ हाजिर होऊंगा।